अब आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, तो वो हमारी बुक्स में अलग अलग नाम से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम एक जैसा ही हो। पार्ट अनडिस्प्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस किस नाम से हो सकते हैं? रिजर्व फंड, जिसमें आप ट्रांसफ़र करोगे एंट्री में, आप उसी हिसाब से आपका अकाउंट, जैसे हम सैलरी लिखते हैं, वेजेस लिखते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देता है तो कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिख देता है, कोई क्रेडिटर लिखता है तो कोई सप्लायर लिखता है, कोई अकाउंट्स पेएबल लिखता है। ऐसे ही एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं। तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, लास्ट ईयर हमने ये नाम पढ़े थे थ्योरी में, कंटिंजेंसी रिजर्व, और पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। पी एंड एल अकाउंट क्या कहते हैं, जब हम बनाते हैं तो उसका बैलेंस बचता है। अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब नेट लॉस। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि हमें ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस अभी आपस में नहीं बांटना है। जब नहीं बांटना है तो इसमें बैलेंस बच गया, बैलेंस बच गया तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो तब ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट एक ऐसा शब्द है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है। तो कैसे पता चले क्या है दोनों में से? अगर क्रेडिट दिया है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होते हैं। और अगर पी एंड एल अकाउंट डेबिट दिया है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ पे देखो पी एंड एल के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है। उसके बाद रिजर्व, खाली रिजर्व भी लिखा है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि आपको ये अमाउंट पूरी की पूरी ओल्ड पार्टनर्स में बांट देनी है। और क्योंकि ये सब हमारे प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट जब भी बांटना हो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी जाती है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब पार्टनर तो ओल्ड भी है और न्यू भी है, तो ये न्यू को नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और क्योंकि इन सब का ये सब प्रॉफिट है, ये सब क्रेडिट में है, और हम चाहते हैं कि ये अकाउंट बंद हो जाए, तो अकाउंट बंद करने के लिए इसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो मैंने एक अकाउंट की मदद से समझाया है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हो क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड लॉसेस किस नाम से हो सकते हैं हमारे पास? ये तीन नाम है: पी एंड एल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये दोनों वो एक खर्चे हैं जो बहुत बड़ी अमाउंट में किए गए और जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले 3-4 साल में मिल सकता है। तो आपको लास्ट ईयर मैंने समझाया था कि हम इसे पूरा का पूरा पी एंड एल में नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा पी एंड एल में दिखा देते हैं और बाकी अभी हम रोक लेते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसान है। तो नए पार्टनर के आने से पहले इन नुकसान को ख़त्म कर दिया जाता है, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। और इन क्योंकि ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो इन सब का डेबिट बैलेंस होता है और इनको क्लोज करने के लिए इनको क्रेडिट किया जाता है। और लॉस है, इसलिए लॉस को जब हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे तो कैपिटल कम हो जाएंगी लॉस की वजह से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? मैंने पी एन एल अकाउंट से दिखाई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट।